नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा, ओम बिरला। तो ओम बिरला जी जो है वो 18th लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 2024 लोकसभा इलेक्शंस वो काफी अनप्रेडिक्टेबल थे। हम उम्मीद कुछ कर रहे थे, हुआ कुछ। हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि सिंस अब की बार अपने को राम मंदिर मिला, प्लस जो रूलिंग गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट ने काफी सारे टेम्पल्स को भी रेनोवेट किया। प्लस उन्होंने क्लेम भी किया कि हमारी जीडीपी काफी ग्रो कर रही है, लाइक हमने $5 ट्रिलियन जीडीपी का मार्क क्रॉस कर दिया। स्टार्टअप इंडिया और भी कितने सारे इनिशिएटिव, प्लस पूरे वर्ल्ड में भारत का बोलबाला, क्योंकि मोदी जो है वो पूरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ इतने अच्छे से घुल मिल गए। हर कोई आज मोदी को रेस्पेक्ट दे रहा है, पूरे भारत को रेस्पेक्ट दे रहा है। अभी G20 समिट हुआ था दिल्ली में, अपने को देखने को मिला कितने अच्छे नजारे कि पूरे वर्ल्ड लीडर्स इंडिया को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वो सब देख के अपने को यही लग रहा था कि अब की बार तो बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, अब की बार तो 400 पार, है ना। ये नारा भी था, अब की बार 400 पार, लाइक 400+ सीट्स। तो सब लोग वही आस लगाए हुए थे। एंड जिसकी वजह से एक डर भी क्रिएट हो गया, डिक्टेटरशिप। आपने देखा होगा ना कि मीडिया में ये हवा उछली थी, डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट 400+ सीट्स के साथ सरकार बनाती है, तो अगर सांसद में कुछ भी वो बिल पेश करेगी, पास करा ले जाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन ना के बराबर है। कोई उनको अगर कुछ गलत भी वो काम कर रहे हैं तो भी कोई रोक टोक करने वाला है नहीं। तो ये डर का माहौल क्रिएट हो गया था, कहीं मिस यूज ना कर ले इस चीज को। जब रिजल्ट आया 4 जून 2024 को, तो सब हक्के बक्के रह गए। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली नहीं। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, इनका सहारा लेना पड़ा। तब जाके एनडीए का जो गठबंधन बना, तो एक सरकार बनी, मोदी सरकार, मोदी 3.0। तो ये काफी एक चौंकाने वाला था। एंड उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट रहा, वो तो एकदम मतलब हजम ही नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि योगी सरकार ने तो कितने बुलडोजर चलाए, कितने लोगों का एनकाउंटर करा दिया, मतलब क्लीनिंग का जो काम जिसे कहते हैं, सफाई वाला काम, वो कराया। उसके बावजूद भी ऐसा रिजल्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलना, लाइक इट वाज, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसी चीज अपने को देखने को मिली। तो बट फाइनली सर मोदी 3.0 सरकार बनी, ओथ सेरेमनी वाला वगैरह कंप्लीट हो गई, एंड एक फ्रेश स्टार्ट अपने को देखने को मिला। तो 18th लोकसभा का फॉर्मेशन हो गया। 18th लोकसभा बिल्कुल तैयार हो गई है फॉर द प्रोसीडिंग्स। बस कमी है तो स्पीकर की कमी है। तो अब की बार जो स्पीकर है वो ओम बिरला चुने गए, तो उसी को अभी हम और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कैसे स्पीकर की कमी को पूरा करा गया। अब की बार कितने सालों बाद इलेक्शंस कराने पड़े लोकसभा स्पीकर के लिए, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं डिटेल में। आफ्टर डेकेड्स, मतलब बहुत सालों के बाद अपने को स्पीकर का इलेक्शन कराना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ उसको भी समझते हैं। देखो नॉर्मली होता ऐसा है ना कि स्पीकर का इलेक्शन होता कैसे है, जो पार्लियामेंट है वहां पे वोटिंग होती है। तो डेफिनेटली देखो, पार्लियामेंट में एक तो रूलिंग पार्टी होगी, लाइक रूलिंग गवर्नमेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो होंगे, एंड एक अपोजिशन होगा। तो ये एक बनी बात है कि रूलिंग गवर्नमेंट के पास हमेशा ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, मतलब रूलिंग गवर्नमेंट के पास हमेशा ज्यादा सीट्स होगी, इसीलिए तो उसने सरकार बनाई है। तो रूलिंग गवर्नमेंट के पास हमेशा ज्यादा सीट्स होंगी, अपोजिशन के पास हमेशा सीट्स कम होगी। तो जब भी स्पीकर का इलेक्शन होगा, तो रूलिंग गवर्नमेंट जिसको नॉमिनेट करेगा वही हमेशा स्पीकर बनेगा। भाई अगर आप इलेक्शन भी कराओगे तो भी मेजोरिटी तो हमेशा, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट के वोट ज्यादा है ना, तो वही बनेगा। ऐसा होता भी आ रहा है, इसलिए इलेक्शंस कराते ही नहीं थे। होता क्या था कि जब भी स्पीकर चुनना होता था, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपना एक दावेदार पेश कर देते थे कि हम इनको स्पीकर बनाना चाहते हैं। अपोजिशन उसको स्वीकार कर लेता था, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। वो इलेक्शन कभी जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके नंबर्स हमेशा कम रहेंगे। तो ये एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था। अब की बार क्या हुआ? अब की बार
रूलिंग गवर्नमेंट ने ओम बिरला जी को नॉमिनेट किया कि ओम बिरला जी विल बी द स्पीकर। अपोजिशन ने ये कहा, अब की बार अपोजिशन ने ये कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं कि आप ओम बिरला को स्पीकर बनाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बट हमको एक डिप्यूटी स्पीकर चाहिए जो हम चुनेंगे, लाइक वो अपोजिशन से होगा। एंड वो इन्होंने चुना कोडिकुनल सुरेश। तो कोडिकुनल सुरेश एक बहुत सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, जो 8 बार, लाइक लगातार 8 बार एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, मतलब 8 बार उन्होंने चुनाव जीते हैं। एंड उसके अलावा भी काफी सीनियर पोस्ट में वो काम कर चुके हैं कांग्रेस को। इन्होंने इनका नाम दिया कि ही शुड बी द डेप्यूटी स्पीकर। जो बीजेपी है वो उसके लिए तैयार नहीं हुई। बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम आपकी ये शर्त नहीं मानेंगे, जिसके चलते कांग्रेस ने ये ऐलान किया कि हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे स्पीकर के लिए। एंड वो इन्होंने कोडिकुनल सुरेश को नॉमिनेट किया। तो इसकी वजह से अब की बार अपने को लोकसभा इलेक्शंस देखना पड़ा बिटवीन ओम बिरला एंड कोडिकुनल सुरेश। एंड डेफिनेटली रूलिंग गवर्नमेंट जो कि एनडीए है, इसके पास 293 वोट्स हैं, मतलब इसके पास 293 सीट्स हैं। तो 293 इसके खुद के, प्लस इसको 4 वोट्स और मिले। वो जो आपके तेलंगाना के प्रीवियस चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जो पार्टी है जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस, उनके भी 4 इनको वोट मिल रहे हैं। तो दिस प्लस 4 मोर वोट्स। एंड अपोजिशन में अपने पास है इंडिया ब्लॉक, इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है दैट इज द एनडीए वर्सेस, और अपोजिशन में अपने पास है इंडिया ब्लॉक। अब देखो एनडीए जो है, एनडीए बनी है बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं आज के टाइम पे। तो बीजेपी प्लस, बट इतने भी नहीं मिले कि खुद की सरकार वो बना ले अपने वोट्स के दम पे, उसको भी सहारा लेना पड़ा आपकी बात। तो बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी का सहारा लिया। तेलुगु देशम पार्टी जो है, इसको लीड करते हैं चंद्रबाबू नायडू, और ये, एंड इसके साथ साथ अपने पास है जनता दल यूनाइटेड, इसको लीड करते हैं नीतीश कुमार, बिहार। एंड इंडिया ब्लॉक में वी हैव इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि मेन पार्टी है। इसके अलावा अब की बार जो सेकंड टॉप परफॉर्मर है इंडिया ब्लॉक की, वो है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। फिर अपने पास है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की। एंड डीएमके, ये आपका तमिलनाडु स्टाइलिंग की जो वो पार्टी है डीएमके, वो भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा। तो ये लाइक कुछ मेन इंडिया ब्लॉक की पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। इन्होंने मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाया। एंड बीजेपी, टीडीपी एंड जेडीयू, इन्होंने मिलकर एनडीए का गठबंधन किया। अब जब लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन हुआ, तो डेफिनेटली एनडीए के पास 293 वोट्स थे, प्लस उसको 4 वोट मिल गए जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर से। एंड इंडिया ब्लॉक के पास सिर्फ 232 वोट्स थे। तो डेफिनेटली इलेक्शन तो ओम बिरला को ही जीतना था, एंड उन्होंने जीता इलेक्शन। तो जब इलेक्शन हुआ, जो प्रो टर्म स्पीकर हैं, क्योंकि भाई जब स्पीकर के लिए इलेक्शन होना है तो स्पीकर की कुर्सी खाली हो गई, स्पीकर की कुर्सी हम खाली रख नहीं सकते, तो हम एक टेम्पररी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, जिसको हम प्रोटम स्पीकर कहते हैं। तो इस बार 18वीं लोकसभा में वो जो प्रोटम स्पीकर थे वो भर्तृहरि मेहताब। तो मेहताब जी प्रोटम स्पीकर थे, तो उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि वॉइस वोट, जो वोटिंग हुई थी वॉइस वोटिंग हुई थी, तो वॉइस वोटिंग से उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ओम बिरला इज द विनर, ओम बिरला जी इज द स्पीकर, ही इज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर। तो जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, भर्तृहरि मेहताब, तो इन्होंने बेसिकली ये पूरा जो इलेक्शन हुआ था इनके अंडर में हुआ था, बिकॉज लाइक ही इज द टेम्पररी स्पीकर। एंड इन्होंने अनाउंस किया कि बेस्ड ऑन द वॉइस वोट ओम बिरला इज द विनर। एंड ये अपने को काफी अच्छे दृश्य देखने को मिले आपकी बार पार्लियामेंट में, कि राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन बने आपकी बार, क्योंकि अब की बार ऐसा हुआ ना कि 10 साल के बाद अपने को लीडर ऑफ अपोजिशन देखने को मिला। मोदी 1.0 में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी। मोदी 1.0 में अपोजिशन बहुत वीक था, मोदी 2.0 में भी अपोजिशन बहुत वीक था, अपोजिशन की कोई मेजोरिटी थी ही नहीं। बट अब की बार अपोजिशन की एक अच्छी मेजोरिटी अपने को देखने को मिल रही है, तो अपने को लीडर ऑफ अपोजिशन मिला, दैट इज द राहुल गांधी। तो अब की बार एक अच्छा दृश्य अपने को देखने को मिला कि राहुल गांधी ने अपने, मतलब खुद से मोदी जी के पास गए, उनके साथ हाथ मिलाया, एंड मोदी जी, राहुल गांधी दोनों ने मिलके ओम बिरला जी को कंग्रेचुलेट किया। एंड जैसे ही, जैसे ओम बिरला
स्पीकर बन गए, तो उन्होंने सबका धन्यवाद किया एंड उन्होंने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करके ये कहा कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द नेशन। भाई सबको नेशन बिल्डिंग के काम में काम करना है, नेशन बिल्डिंग का काम करना है। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि लाइक ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको एक शांति बना के रखने, डिसिप्लिन बना के रखना है, डेकोरम जो है पार्लियामेंट का उसको मेंटेन करना है। सो देयर मस्ट रिमेन अ डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्ट इन द संसद, प्रोटेस्ट ऑन द सड़क। भाई जो सड़क में जो हरकतें हम करते हैं या जो प्रोटेस्ट वाला काम करते हैं वो आपको सांसद में नहीं करना है, क्योंकि संसद में भैया पूरा पूरा देश देख रहा है आपको, और सिर्फ देश नहीं देख रहा है, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। अब वहां पे अगर कुछ भी सही अगर हरकत नहीं करोगे तो फिर उससे एक अच्छा नाम नहीं जाएगा ना। तो इन्होंने ये कहा कि बिकॉज जो भी सांसद है ना वो एक बहुत रेस्पेक्टेबल पोजीशन में है, लाइक दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के दे आर द लीडर्स, दे आर द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड वो अगर एकदम जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, गली में जो लड़ाई करते हैं वो लड़ाई अगर आप सांसद में करोगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो अपने को जो भी बहस करनी है, आर्ग्यूमेंट्स करना है, उसको अच्छे से करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि बार बार आपका जो सेशन है वो एडजॉर्न हो रहा है, मतलब कहते हैं ना निलंबित हो गया सेशन, ताकि फिर जिससे बातचीत हो ही नहीं पा रही है, तो उसको अवॉइड करना है। एंड ही ऑल्सो आज द मेंबर टू रेज, ये एक काफी अपने को इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने सारे मेंबर्स को कहा कि आप 2 मिनट तक शांति बना के रखिए। मौन हम क्यों रखते हैं? कुछ ऑनर करने के लिए या कुछ याद करने के लिए या कुछ शौक मनाने के लिए। तो ये इमरजेंसी का शौक मनाने के लिए इन्होंने कहा कि आप मौन रखिए, क्योंकि इस साल इमरजेंसी को 50 साल हो गए, डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इमरजेंसी लगी थी उसको 50 साल पूरे हो गए 2024 में। तो उसके संदर्भ में ओम बिरला ने संसद को कहा कि आप 2 मिनट का मौन रखिए। जिसके बाद जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, जिसके बाद ऑपोजिशन भड़क गई एंड एक बहुत ज्यादा हु हल्ला होने लग गया। लाइक ऑपोजिशन को ऐसा लगा कि जो स्पीकर है वो कांग्रेस पे टोंट मार रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक द कांग्रेस, बिकॉज इंदिरा गांधी जो है वो कांग्रेस की ही तो लीडर है, उनके टाइम पे ये हुआ था। जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपोज करने लग गए एंड मजबूरी में हमारे स्पीकर को सेशन को वहीं पे स्थगित करना पड़ा, जिसकी वजह से आगे कोई भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो इसमें बीजेपी का ये कहना है कि स्पीकर ने ये काम इसलिए किया ना क्योंकि हमको हर एक युवा को याद दिलाना है, लाइक हमको एक अवेयरनेस फैलानी है कि भारत में क्या हुआ था इमरजेंसी में। लाइक पीपल शुड नो दैट लाइक व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, लाइक हाउ लाइक इट वाज सो डार्क। एंड कांग्रेस का ये कहना है कि भाई जो चीज 50 साल पहले हुई थी, भाई वहां कुछ सर्कमस्टेंसेस थे उस समय, अब उसको अगर आप पकड़ के कांग्रेस को अगर आप बदनाम कर रहे हो आज के टाइम पे तो वो सही नहीं है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो हम कांग्रेस को बदनाम करते हैं, तो जिसकी वजह से झड़प हुई। तो हमने देखा कि ओम बिरला जी 18th लोकसभा के स्पीकर चुने गए एंड डेफिनेटली वी आर होपफुल कि अब की बार जो लोकसभा का जो मॉनसून सेशन है वो बहुत अच्छे से चले एंड पीसफुली चले एंड ज्यादा से ज्यादा जनता की जो आवाज है वो सुनी जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाए, उसके सोल्यूशन डिस्कस किए जाए, वो हम चाहते हैं। एंड हम ये भी चाहते हैं कि एक अच्छा बिहेवियर शो करा जाए विद ऑल द लीडर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ द पीपल, दैट इज व्हाट वी वांट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ऑल्सो आप हमको सपोर्ट करिए। लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, यूपीआई की लिंक है। आपका छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। एंड हमारा गोल क्या है? अनबायस्ड एनालिसिस करना एंड जो बात है लाइक सत्य तक अपने को पहुंचना है। सत्य को हम ढक नहीं सकते, सत्य छुप नहीं सकता है। सत्य के अंदर इतनी पावर होती है ना कि वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हमारा वही ऑब्जेक्टिव है कि अनबायस तरीके से जो सत्य है हम उसी पे चर्चा करें। अगर कोई समस्या है तो पहले उसको स्वीकार करें कि हाँ समस्या है एंड हम उसका फिर समाधान निकालें। तो डू सपोर्ट अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।